हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में जोड़ा गया एक पार्ट है नया, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और कानून। तो उनसे संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों से संबंधित अपराध से, कि बच्चों से संबंधित कौन कौन से अपराध होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, उसने 2016 में कुछ आंकड़े दिए थे। उन आंकड़ों के अनुसार अपन मामलों की जाँच करते हैं थोड़ी सी। तो पहला देखा, पोक्सो एक्ट में दर्ज हुए मामलों की कुल संख्या, तो वो है 36,022। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के अंतर्गत दर्ज हुए मामलों की कुल संख्या वो है 19,765। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दायर किए गए मामलों की कुल संख्या 12,226। यौन उत्पीड़न के मामलों की कुल संख्या 934 है। और वहीं अपन बात करें वैसे मामलों की, इसमें दे रखा है वैसे मामलों की कुल संख्या जिनमें आरोप पत्र दाखिल हुए वो 30,891। और वैसे मामलों की कुल संख्या जिनमें छानबीन जारी हो 15,283। मतलब कि कुल जो मामले हैं उनका 31.8% है। तो ये है 2016 के अनुसार राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के द्वारा दिए गए आंकड़े। अब बात करते हैं अपन बच्चों के द्वारा बच्चों पर होने वाले कानून कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखा लागू होने वाले कानून कि कौन कौन से कानून लागू होते हैं। सबसे पहले बच्चों के साथ यौन अपराध से संबंधित इस प्रकार के कानून है। तो सबसे पहला कौन सा दे रखा है, यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012, जिसको पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि पॉक्सो का पूरा नाम बताओ। पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 2012 में लागू किया गया था। दूसरा है भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी बोलते हैं, जिसको लागू किया गया था 1860 के अंदर। तीसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम है। इसमें क्या होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उसके ऊपर जो भी अत्याचार और यौन अपराध होते हैं उनसे संबंधित मामले इसमें दर्ज किए जाते हैं। अगला है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। इसके अंतर्गत भी क्या होता है, इनसे दिव्यांगों से संबंधित जो भी यौन अपराध होते हैं उनसे संबंधित मामले आते हैं। तीसरा है 5 नंबर है सूचना तकनीकी अधिनियम 2000, कि सूचना तकनीकी के अंतर्गत जो भी यौन संबंध के मामले आते हैं वो। अगला है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। तो ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम क्या है, इसमें बच्चों को खरीदना और बेचना। अगला है स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसके अंदर क्या होता है, स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए या उस पर हमला करना या फिर उसकी अश्लील फोटो वगैरह खींचना, ये चीज़ें। आगे है गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003, की गोवा के अंदर बच्चों के लिए अपराध एक एक्ट बनाया गया था कि उसमें किस प्रकार के अपराध हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान भी बच्चों के साथ यौन अपराधों के मुकदमों के दौरान विशेष न्यायालयों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया और साक्ष्य से संबंधित नियमों के संदर्भ में प्रासंगिक है। मतलब कि ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये भी क्या करते हैं, बच्चों के खिलाफ जो भी यौन अपराध के मामले होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं। एक है अभियुक्त, यदि अभियुक्त की आयु 18 वर्ष है या उससे कम है, या फिर यदि पीड़ित के बारे में ऐसा पाया जाता है कि उसे राज्य की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थितियों में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जिसको जेजे एक्ट कहा जाता है, वो लागू होगा। मतलब कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको देखरेख की आवश्यकता हो, संरक्षण की आवश्यकता हो, तो उसके लिए एक्ट लगता है किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसको जेजे एक्ट 2015 कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चों की देखभाल और संरक्षण शामिल है। आगे बात करें अपन पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों की। तो पोक्सो एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें बच्चों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य या अश्लील चित्र से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत प्रवेशन यौन अपराध तो आते ही हैं, स्पर्श से जुड़े और बिना स्पर्श वाले यौन अपराध भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि अपन यौन अपराध ही करें, उसमें अपन अश्लील साहित्य भी किसी बच्चे को दिखाते हैं तो वो भी क्या है कि यौन अपराध माना जाएगा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। पोक्सो एक्ट के प्रावधान लिंग निरपेक्ष हैं, अपराधी और पीड़ित दोनों ही के संदर्भ में। अगला है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रवेशन यौन अपराध।
तो सबसे पहला है प्रवेशन यौन अपराध में कौन सी धारा लगती है, तो उसमें लगती है धारा 3 और 4। अगला है गुरुतर प्रवेशन यौन हमला होता है तो उसमें धारा 5 और 6 लगती है। यदि किसी बच्चे को अश्लील साहित्य चित्र के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, तो उसमें लगती हैं धारा 13 एवं 14 4। तो ये हैं कुछ धाराएं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत स्पर्श आधारित यौन अपराध, कि अपन बच्चे को स्पर्श करके उसके साथ यौन अपराध करते हैं तो उसमें कौन कौन सी धाराएं लगती है। सबसे पहले यौन हमला होता है तो उसको धारा 7 और 8 लगती है। गुरुतर यौन हमला होता है स्पर्श के माध्यम से तो 9 और 10 लगती है। अश्लील साहित्य चित्र बच्चे का इस्तेमाल किया जाता है तो धारा 13 और 14 1 लगती है। अश्लील साहित्य चित्र के लिए बच्चे का इस्तेमाल एवं यौन हमला होता है तो धारा 13 14 4 लगती है। और अश्लील साहित्य चित्र बच्चे का इस्तेमाल गुरुतर यौन हमला होता है तो 13 और 4 5 लगती है धारा। अगला पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बिना स्पर्श वाले यौन अपराध, तो उसमें धारा 11 और 12 लगती है और 15 लगती है। ये धारा जो 15 है ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछी जाएगी, ये मान के चलो आप, क्योंकि बच्चों के लिए विशेष उपबंध किस धारा के अंतर्गत हैं, तो वो है विशेष उपबंध है धारा 15 के अंदर। अगला है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अन्य अपराध, कि यौन अपराधी की घटना को सूचित नहीं करना, तो उसमें धारा लगती है 21(1). यौन अपराध की घटना को दर्ज नहीं करना हो तो उसमें भी धारा 21(1) लगती है। किसी कंपनी या संस्था के प्रभारी की अपने मातहत द्वारा किए गए यौन अपराध को सूचित कर पाने में विफलता हो तो धारा 21(2) लगती है। झूठी शिकायत या झूठी सूचना के लिए सजा के लिए धारा 22 लगती है। विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना किसी बच्चे की पहचान को उजागर करना, उसमें धारा 23 2 और 4 लगती हैं। संपूर्ण और आधिकारिक जानकारी के बगैर किसी बच्चे के बारे में ऐसी रिपोर्ट या टिप्पणी का मीडिया के किसी प्रकार द्वारा प्रकाशन जो उस बच्चे की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाती है या उसकी निजता का उल्लंघन करती है तो उसके लिए धारा 23 1 और 4 लगती है। अपराध को उकसावा देना हो कोई देता हो तो उसके लिए धारा लगती है 16 और 17, और अपराध करने का कोई प्रयास करता हो तो उसके लिए धारा लगती है 18। तो ये सारी धाराएं किसके अंदर हैं, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत हैं। आगे है दिल्ली गवाह सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि दिल्ली गवाह सुरक्षा योजना है जो 2015 में बनाई गई है। उसके अंदर जो भी गवाह होता है किसी भी केस के अंतर्गत बच्चों से संबंधित, तो उस गवाह को सुरक्षा दी जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और हर प्रकार की ये क्या है सुरक्षा दी जाती है, जैसे टेलीफोन नंबर में परिवर्तन करना या फिर गवाह के घर में उपकरणों को लगाना, गवाह की पहचान छिपाना, गश्त करना, न्यायालय आने जाने के दौरान अनुरक्षण करना, न्यायाधीश के निजी कमरे में न्यायिक प्रक्रिया करना, गवाही और बयान के दौरान भरोसेमंद व्यक्ति की उपस्थिति होना, संवेदनशील ग्राहकों के लिए विशेष रूप से निर्मित न्यायालय हो, बयान को दर्ज करने में शीघ्रता हो, स्थान का परिवर्तन न हो, जीवन यापन आदि के लिए सारी चीज़ें क्या इसमें सुरक्षा दी जाती है दिल्ली गवाह सुरक्षा योजना 2015 के अंतर्गत। आगे है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यौन अपराध। इसमें क्या है, आपराधिक कानून अधिनियम 2013 में परिवर्तन के पश्चात भारतीय दंड संहिता में कुछ यौन अपराधों को फिर से परिभाषित किया गया और कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध लिंग निरपेक्ष हैं, वहीं आईपीसी में यह आवश्यक नहीं है कि जो पोक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत क्या है लिंग से ही कोई यौन उत्पीड़न हो, जरूरी नहीं है। पोक्सो एक्ट में जैसे अपन अश्लील साहित्य, जैसे कोई अपन बच्चे को कोई अश्लील फोटो वगैरह दिखाते हैं तो वो क्या है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है। लेकिन आपराधिक कानून अधिनियम 2013 में जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत क्या है कि इसमें क्या है कि बच्चे को किसी को बच्चे से छोड़कर किसी अन्य को अपन क्या फोटो वगैरह दिखाते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन पोक्सो एक्ट में क्या है अगर अपन अश्लील साहित्य किसी बच्चे को दिखाते हैं तो वो क्या है अपराध माना जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं है। इसमें क्या है एक मुकदमा हुआ था, कौन सा, इंडिपेंडेंस थॉट बनाम भारत संघ। इसमें क्या होता, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले दिया था कि यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग बलात्कार नहीं माना जाएगा। यानी दूसरे शब्द में यदि पत्नी की आयु 18 साल से कम है तो पति का अपनी पत्नी के साथ संभोग कानूनी दृष्टि से बलात्कार माना जाएगा। अगला क्या है, आईपीसी के अंतर्गत यौन अपराध के आरोपी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब भी कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी पर
यौन अपराध का कोई मामला चलाना हो तो उसमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आगे है कौन कौन से अपराध आते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर। पहला है किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। इसके अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। यदि इसी प्रकार का हमला या आपराधिक बल प्रयोग इस संज्ञान से किया गया है कि ऐसा करने से स्त्री की लज्जा भंग हो सकती है तो इसे अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। और इसमें कौन सी धारा लगेगी? धारा 354, भारतीय दंड संहिता की धारा 354। ये धाराएं और ये अपराध, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, उसमें धारा लगती है 354। क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने से कि किस धारा के अंतर्गत किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर किया गया हमला या फिर बल प्रयोग किया गया उस पर, तो किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तो क्या जाएगा? धारा 354 के तहत। अगला है यौन उत्पीड़न। इसमें पुरुष द्वारा अनचाहा स्पर्श या हरकत, शारीरिक संबंध बनाने के लिए अनुरोध या मांग, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य, चित्र इत्यादि दिखाना तथा अश्लील टिप्पणी करना। तो इसके अंतर्गत कौन सी धारा लगती है? तो इसमें लगती है 354A। अगला है किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग करना। तो इसमें क्या है, अगर किसी स्त्री को बाध्य करते हैं अपन या ऐसा करने के लिए उसको उकसाते हैं कि उसे निर्वस्त्र किया जाए या फिर उस पर ऐसा करने के लिए बल प्रयोग किया जाए, तो उसके अंतर्गत धारा लगती है 354B। अगला है दृश्य रीति। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत किसी पुरुष द्वारा किए गए जिन कृत्यों का अपराध माना गया है वह किसी स्त्री को ऐसी स्थिति में देखना, उसकी तस्वीर उतारना है, उस तस्वीर को प्रसारित करना कि जब वह किसी निजी कर्तव्य में लगी हो और उसके गुप्तांग, पृष्ठभाग, छाती दिखाई दे रहे हो या उसने केवल अंडरवियर पहन रखा हो या जब वह शौचालय का प्रयोग कर रही हो या ऐसे यौन कर्तव्य में रत हो जो खुले में सामान्यतः नहीं किया जाता, तो उसके अंतर्गत धारा लगती है 354C। अगला है पीछा करना। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आने वाले कृत्य इस प्रकार है कि किसी स्त्री द्वारा अनिच्छा का साफ संकेत देने के बावजूद उससे पुरुष द्वारा बार बार संपर्क करना या व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने की कोशिश करना या स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य रूप के प्रयोग पर निगरानी रखना। तो उसके अंतर्गत लगती है धारा 365D। तो ये है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है जब कोई किसी स्त्री का पीछा किया जाता है, तो उसमें लगती है धारा 365D। अगला है किसी स्त्री को इच्छा के विरुद्ध विवाह इत्यादि को विवश करने के लिए करना या फिर उसको उत्प्रेरित करना, तो उसके अंतर्गत धारा लगती है धारा 360। अगला है अवयस्क बालिका की उपलब्धता, कि किसी व्यक्ति द्वारा 18 साल से कम उम्र की बालिका को इस इरादे से यह जानते हुए कि उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या बहलाकर अवैध संभोग किया जा सकता है, किसी अन्य स्थान से चलने के लिए अथवा किसी अन्य कर्तव्य के लिए प्रेरित करना इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सी धारा लगती है? 366A। आगे हम मानव व्यापार। मानव व्यापार में क्या है, किसी व्यक्ति का शोषण करने के लिए धमकी, बल प्रयोग, किसी प्रकार का दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी, अधिकार का दुरुपयोग, प्रलोभन आदि किया जाता है, तो उसके अंतर्गत धारा लगती है 370। वही है नाबालिग से बलात्कार। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ संभोग करता है तो इसे बलात्कार माना जाएगा, चाहे उस स्त्री की सहमति हो या ना हो। तो उसके अंतर्गत धारा लगती है 375। आगे बलात्कार या गुरुतर बलात्कार की वजह से किसी स्त्री की मृत्यु या उसकी स्थायी निष्क्रियता का कारण बनना, कि मतलब किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार या फिर बलात्कार किया गया है, तो उसके अंतर्गत धारा लगती है 376A। उसके बाद है अलगाव के बाद पति द्वारा पत्नी के साथ बिना सहमति से संभोग, तो उसके अंतर्गत 376B। वही है अधिकारिता या वैश्वासिक संबंध की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा संभोग करना, मतलब कि यदि कोई लोक सेवक, हिरासत संस्था का अधीक्षक या किसी अस्पताल का प्रबंधक या कर्मी अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग करके यौन संबंध बनाता है, तो उसके अंतर्गत धारा लगती है 376C। उसके बाद है गिरोह बलात्कार। एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा गिरोह बनाकर या समान इरादे के अंजाम देते हुए
किया गया बलात्कार वो 376D के अंतर्गत आता है। तो ये थी कुछ धाराएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से।